जैसा कि किसी ने कहा था, पृथ्वी पर सबसे बड़ी शक्ति वही है जो न्याय के नाम पर खड़ी होती है। लेकिन क्या होता है जब यही न्याय शक्ति और राजनीति के खेल में उलझ जाए? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जो न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाला है। अदालतें सच की रक्षा करती हैं, लेकिन क्या अगर वह खुद राजनीतिक खेलों का हिस्सा बन जाएं? दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है और यह केवल एक कानूनी मामला नहीं है, यह एक बड़ा वैश्विक बयान है। अब जब बेंजामिन नेतन्याहू 124 देशों में से किसी भी देश में कदम रखते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन क्या यह न्याय है या फिर यह एक शक्तिशाली राजनीति का हिस्सा है? क्या आईसीसी सच में निष्पक्ष है या सिर्फ एक और टूल बन चुका है जिसका इस्तेमाल देशों की शक्ति को नष्ट करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, यह सिर्फ इजराइल का मुद्दा नहीं है, यह एक संकेत है कि दुनिया में चल रही शक्ति की राजनीति को कैसे देखा जा रहा है। तो क्या है इस फैसले का असली उद्देश्य और क्या इससे आने वाले समय में भारत जैसे देशों पर भी कोई असर पड़ेगा? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। अब आप सब जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस फैसले में कुछ और दिलचस्प नाम भी हैं। सबसे पहले यहां हम बात कर रहे हैं गैलेंट की, जो कि नेतन्याहू के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर रहे थे। नेतन्याहू ने उन्हें अपनी टीम से बाहर कर दिया था क्योंकि उनके बीच विश्वास की कमी थी और यही कारण था कि इजराइल के दुश्मन को फायदा हो रहा था। गैलेंट ने हमेशा दावा किया था कि उनका पूरा जीवन इजराइल की सुरक्षा के लिए समर्पित है, लेकिन अब उनके खिलाफ भी एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अब बात करते हैं अल कासम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद दाइबार अल मसरी की। इजराइल का कहना था कि उन्होंने एयर स्ट्राइक के दौरान मसरी को मार दिया था, लेकिन हमास ने इस बात की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन। और फिर भी आईसीसी ने उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। मजे की बात यह है कि मसरी तो शायद अब जीवित भी नहीं है, तो यहां स्पष्ट दिख रहा है कि आईसीसी ने इजराइल को ही टारगेट करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन इसका असल सवाल यह है कि क्या यह पूरी कार्रवाई वास्तव में न्यायपूर्ण है या फिर एक राजनीतिक खेल का हिस्सा है? सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ वारंट और एक तो मर चुका है, फिर भी आईसीसी ने एक पूरा बैलेंसिंग एक्ट किया है। अब सवाल यह उठता है कि आईसीसी का यह कदम कितना सही और निष्पक्ष है। अगर आप बात करें तो आईसीसी प्रोसिक्यूटर करीम खान ने मई 2020 में कहा था कि अरेस्ट वारंट जारी किया जाए और जो भी अक्टूबर में हमास के हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, खासकर इजराइल और तेल अवीव के सैन्य एक्शन के लिए, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला जाए। आईसीसी का प्रोसिक्यूटर का कहना था कि एक वारंट जारी होगा। यह मामला जब कोर्ट में गया तो आईसीसी के चैम्बर में जजों ने यह कहा कि यहां रीजनेबल ग्राउंड है और यह स्पष्ट हो गया कि गाजा के लोगों को इजराइल के प्रधानमंत्री और उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने आवश्यक चीजों से वंचित किया था, जैसे फूड, पानी, दवाइयां, ईंधन और बिजली, जो उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। इस कारण तीनों जजों ने एकमत होकर अरेस्ट वारंट जारी करने का फैसला किया और उसके बाद वारंट इशू हो गया। अब देखिए, यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इजराइल आईसीसी का सदस्य नहीं है। आप देख सकते हैं कि 124 देशों ने आईसीसी के सदस्य के रूप में साइन किया है, जिनमें अधिकतर अफ्रीकी देश, दक्षिण अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देश शामिल हैं। लेकिन जो देश ऑरेंज रंग में दिखाई दे रहे हैं वे वो देश हैं जो कभी सिग्नेचर थे लेकिन बाद में बाहर निकल गए। वहीं रेड रंग में दिख रहे देश वे हैं जो आईसीसी के सदस्य नहीं हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। नेतन्याहू को अरेस्ट करने के, क्योंकि इन देशों ने अब तक अफ्रीकी देशों के कई नेताओं को डिक्टेटर कहकर अरेस्ट किया है। अब ये वही स्थिति यूरोपीय देशों के लिए भी आ चुकी है। इन देशों के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है सिवाय नेतन्याहू को अरेस्ट करने के। अब दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि यह कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। जो अरेस्ट वारंट बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आया है, यह पूरी तरह से एक न्यायिक निर्णय है और वह भी इंटरनेशनल कोर्ट का, और इसे मानना तो पड़ेगा। अब देखते हैं कि इन यूरोपीय देशों की स्थिति क्या होगी, क्योंकि जिन देशों ने इस निर्णय को पहले ही मान लिया था
उन्हें अब कोई रास्ता नहीं दिखता सिवाय इसके कि वे इसे लागू करें, अन्यथा उनका भविष्य भी आईसीसी के खिलाफ सवालों के घेरे में आ सकता है। नेतन्याहू को अरेस्ट करने का विकल्प अब यूरोपीय देशों के पास नहीं है, क्योंकि इन देशों ने अफ्रीकी देशों के नेताओं को डिक्टेटर कहकर अरेस्ट किया था। अब जब उनके अपने अलाय के खिलाफ फैसला आया है तो उन्हें खुद कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। यूके सरकार ने तो इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक आप आईसीसी के सदस्य हैं, अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका, जो हमेशा अपने अलाय देशों के पक्ष में खड़ा रहता है, वही अब इस फैसले को लेकर आलोचना कर रहा है। अरेस्ट वारंट तो अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट के आधार पर निकाला गया था। पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट के समय राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि आईसीसी के वॉर क्राइम चार्जेस का स्वागत किया जाएगा और भले ही रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है, परंतु उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाले आईसीसी के सदस्य देशों का समर्थन करेंगे। अब वही बाइडेन, जब नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट की बात हो रही है, तो वे कह रहे हैं कि इसमें कोई समानता नहीं है। वे इसे गलत और आउटरेजियस मानते हैं और आईसीसी के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। पुतिन के मामले में तो अमेरिकन प्रशासन ने आईसीसी के काम को सराहा था, लेकिन अब वही आईसीसी उनके अलाय नेतन्याहू के खिलाफ कदम उठा रहा है, तो अब अमेरिका इसे गलत मान रहा है। बाइडेन प्रशासन ने इसे लेकर अपनी आपत्ति जताई है और आईसीसी के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बात की है। प्रोसिक्यूटर और जजों तक पर सैंक्शंस की चर्चा हो रही है। अब एक और दिलचस्प पहलू है, व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट वारंट के बाद जो 25 साल का ग्लास सीलिंग तोड़ा गया था। पुतिन पहले ऐसे व्हाइट मैन नॉन ग्लोबल साउथ रेजिडेंट बने थे जिनके खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। यही कहा गया था कि यह एक असली विजय है विविधता, समानता और समावेशन की। अब वही ग्लास सीलिंग बेंजामिन नेतन्याहू ने तोड़ा है। वह इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और इजराइल, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रमुख सहयोगी है, अब तक कभी ऐसे किसी अरेस्ट वारंट का सामना नहीं कर चुका था। आज तक केवल अफ्रीकी देशों के नेताओं के खिलाफ ही ऐसे वारंट जारी किए जाते थे, लेकिन अब यह बिल्कुल नया मामला है। यहां तक कि अब आईसीसी एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है, जहां राजनीति के आधार पर फैसले हो रहे हैं। भारत ने शुरू से ही इस पर अपनी कड़ी आलोचना की थी और इसका विरोध किया है। 1990 के दशक में जब आईसीसी का गठन हो रहा था, तब भारत ने इसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और एक अलग इकाई मानते हुए इसे साइन नहीं किया। हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट था कि आईसीसी में प्रूडेंट सेफगार्ड्स की कमी है और यह एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का हिस्सा बन सकता है। अब देखिए, पिछले 2 दशकों में कभी भी आईसीसी ने अमेरिका या यूरोप के नेताओं के खिलाफ वारंट जारी नहीं किया, जिनके द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन पर पूरी दुनिया की नजर रही। बाइडेन, ओबामा, बुश, टोनी ब्लेयर, इनके खिलाफ कभी कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकाला गया। यह सब दिखाता है कि आईसीसी एक पॉलिटिकल टूल बन गया है। हमने पहले ही कहा था कि यह टूल बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के कार्य करता है और इसके जजेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी देश के राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ आईसीसी अपनी कार्रवाई कर सकता है, जैसे इजराइल और रूस के मामले में। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से एंटी डेमोक्रेटिक है। हमारा स्पष्ट स्टैंड यही है कि भारत में एक मजबूत और कार्यक्षम न्यायपालिका है, जो हमारे संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसलिए हमें ऐसे बाहरी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ करें। आपका क्या विचार है इस बारे में? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।